हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि जैसे कि बायोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हाँ, लेक्चर नंबर 1 हो गया है, लेक्चर नंबर आज 2 है। ठीक है, पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये कवर किया था, यह देखा था कि पुष्प के कितने भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं और उससे कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, बिना किसी देरी के हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का है। या तो उससे क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है, या तो 2 नंबर का, या तो 1 नंबर, या तो 3 नंबर, मतलब 1 से 5 तक क्वेश्चन बनता है। कहाँ कहाँ पे बनता है, कैसे क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, मैं सब डिस्कस करूंगा। वहां पे बता दूंगा कि ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, बस वहीं पे आपको थोड़ा सा फोकस कर लेना है, बाकी सब नॉर्मल है। ठीक है, एकदम ध्यान से पूरे वीडियो में बने रहो। मेरी गारंटी है कि आपको पूरा मैं रटा दूंगा एक बार में, बस फर्स्ट एंड लास्ट। पहली बार वीडियो देखो, लास्ट बार देखो, इसके अलावा आपको वीडियो देखना ही नहीं है, न पढ़ना है। एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। राइट, चलो डन, लाइक करना है। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या छोड़ा था, हम लोगों ने ये कहा था कि देखो लघु बीजाणु जनन, ध्यान से सुनना, बस समझना। एक टॉपिक है जिसका नाम है लघु बीजाणु जनन। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ये पूरा प्रोसेस, ये 3 नंबर या 5 नंबर का एक नंबर तो आता ही है। ठीक है, पहला पॉइंट ये आया कि ये प्रोसेस है। पहला नंबर ये प्रोसेस है। हाँ, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया किस में होती है? एंथर में होती है। ठीक है ना, एंथर में होती है। एंथर का नाम होता है परागकोश। ठीक है, पुष्प के परागकोश या एंथर में होती है, पहला नंबर। दूसरा ये याद रखेंगे, इस पूरे प्रोसेस से क्या बनता है, तो बनता है बच्चों पॉलन। ठीक है, पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन का मतलब होता है पराग कण इसमें बनता है। कोई डाउट्स? नो। अब पराग कण का कई नाम है अलग अलग, हम लोग जब पराग कण पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे समझा दूंगा। अब देखो जी, लघु बीजाणु जनन है क्या, तो इस प्रोसेस कहाँ पर चालू होता है, तो एंथर में होता है। अब एंथर में मैं ऐसे थोड़ा सा बताता हूँ, समझाता हूँ। जैसे बच्चों ये है एंथर, ठीक है ना। एंथर में हमने ये देखा था कि एंथर बाइलोब्ड है, यानी 2 चैम्बर में बटा है, फिर दोनों चैम्बर अलग अलग में बटा हुआ है ऐसे। तो कुल मिलाकर इसके 4 चैम्बर, यानी लघु बीजाणुधानी बोलते हैं, जिसे माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया ये है, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है की संख्या कितनी होती? 4। अच्छा, इसको हम लोग एक नाम भी देते हैं, इसे पॉलन सैक भी बोलते हैं, नो डाउट्स। इसी में छोटी छोटी बहुत सारी सेल होती हैं। उस सेल को हम लोग बोलते हैं बच्चों, बहुत सारी सेल ऊतक बनाती हैं, उसे बोलते हैं MMC, यानी माइक्रो मदर सेल। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अब समझाता हूँ ये कैसे होता है, पूरा प्रोसेस को आपको लिखना कैसे। देखो, अगर इमेच्योर एंथर की बात करेंगे तो इसका जब सेक्शन कटिंग करते हैं तो ये एक सेक्शन कटिंग करने के बाद एक गोला सी आकार का होता है ऐसे। इस गोले से आकार को हम लोग ऐसे देखेंगे कि इसका बाहरी जो कोशिका है वो एक शेप एंड साइज में है, इसके अंदर की जो कोशिका है वो अलग अलग है। ठीक है, अंदर की कोशिका अलग है और बाहर की कोशिका अलग है, ध्यान से सुनना। तो बाहर वाली कोशिका को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। अंदर वाली सेल जो होता है ये हाइपोडर्मल है, हाइपोडर्मल सेल है। अंदर वाली जो सेल है कुछ टाइम के बाद ये साइज में इंक्रीज कर जाती हैं। इंक्रीज का मतलब बड़ी हो जाती है। तो साइज में ये क्या की, इंक्रीज कर गई बच्चों, ऐसे ये साइज में बड़ी हो गई। ठीक है,
साइज में बड़ी हो गई। अब इस सेल को, और सारी सेल को मैं नहीं दिखा रहा हूँ, जो बड़ी है उसी को दिखा रहा हूँ। अब इस सेल को हम लोग कहते हैं प्राप्रसु कोशिका। प्राप्रसु कोशिका, इसे हम लोग बोलते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। ठीक है, आर्चिस्पोरियल सेल या प्राप्रसु कोशिका होती है। अब ये प्राप्रसु कोशिका क्या करती है बच्चों, ये डिवीजन करती है। ये डिवीजन करके 2 सेल बना लेती है। कितनी सेल? 2 सेल डिवीजन की, और ऐसे ये 2 सेल बना ली। ठीक है, ये डिवीजन की बच्चों, और 2 सेल ये फॉर्म कर ली, यानी 2 सेल ऐसे ये बना लेती है। ठीक है, अब इसमें जो पहली सेल है उसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी पेरिएटल सेल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों प्राइमरी पेरिएटल सेल। प्राइमरी पेरिएटल सेल। दूसरी वाली जो है ये वाली सेल को, इस सेल को हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु जनन कोशिका। जनन कोशिका इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको, इसे इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनस सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरोजेनस सेल। ठीक, चलिए अब क्या होता है बच्चों, प्राथमिक भित्ति जो कोशिका होती है अर्थात प्राइमरी पेरिएटल सेल, ये डिवीजन करती है, बार बार डिवीजन करती है, इधर इधर इधर, ये सब डिवीजन करके 3 से 5 लेयर बना लेती है। ये डिवीजन की बच्चों, और ऐसे 3 से 5 लेयर ऐसे बना ली। कितनी? 3 से 5 लेयर ये फॉर्म कर ली है, ऐसे डिवीजन की, और डिवीजन करके 3 से 5 लेयर, 3 से 5 लेयर ये बना लेती है। ठीक है, कितनी लेयर? 3 से 5 लेयर। अब यही डायग्राम पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। इसके अंदर ये कोशिका बना दिए, इसके अंदर वाली ये। ठीक है, और ये अब देखना, ये 3 से 5 लेयर बनाई। पहले लेयर का नाम होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। दूसरे वाले लेयर का नाम है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। और तीसरे लेयर का नाम है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। और ये वाला है टैपिटम। 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 इसका ऑर्डर पूछता है, तो ऑर्डर याद रखिएगा, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब इसके अंदर जो जिस सेल है, ये कौन सी सेल है? ये वाली माइक्रोस्पोरोजेनस अर्थात लघु बीजाणु जनन कोशिका होती है। ठीक है, ये डायग्राम बच्चों यहाँ पे होता है कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे बीच में कनेक्टिव संवहन बंडल बना देंगे। ये चित्र आपसे पूछता है एग्जाम में, ये याद रखना। ठीक है, ये चित्र डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है, इतना याद रखें। अब देखो, अब होता क्या है, इसके बाद इतना कट कर दें क्या, इधर से देखो इतना अलग है। हाँ देखो, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, इसी में ये टैपिटम और मिडिल लेयर, 2 चीज़ याद रखना। ये दोनों सेल डेड होकर के, ये वाली सेल और ये वाली, इसको न्यूट्रिशन देती है। किसको? इस सेल को न्यूट्रिशन देती है, पोषण देती है। वैसे जैसे पोषण देती है वैसे ये सेल डिवीजन अर्धसूत्री यानी मियोसिस सेल डिवीजन करती है और परागकण बना लेती है। तो ये दोनों न्यूट्रिशन देती है, ये और ये दोनों न्यूट्रिशन अर्थात पोषण देती है। ठीक है, ये दोनों क्या देती है? पोषण देती है। जैसे ये पोषण प्रदान करती है बच्चों, ये पोषण प्रदान करी, तब ये माइक्रोस्पोरोजेनस सेल अर्थात लघु बीजाणु जनन कोशिका डिवीजन करके परागकण बना लेती है। तो उसका डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब 2 लेयर इसमें खत्म हो गई, मिडिल लेयर, टैपिटम। यही क्वेश्चन 1 नंबर का पूछता है, टैपिटम का कार्य क्या है? ठीक है, अच्छा, ये मतलब जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें कई न्यूक्लियस होते हैं और इसमें प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो, तो ये डायग्राम, इसका कुछ डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक, ऐसे
तो 2 लेयर इसकी बची रहती है, ऐसे 2 लेयर बची रहेगी बच्चों, 2 लेयर ऐसे ये इसकी बची रहेगी। कौन कौन सी? एक एपिडर्मिस और दूसरा इंडोथीसियम। 2 लेयर यहाँ पे बची रहेगी। मुझे लगता है दिख नहीं रहा क्या आप लोगों को? नीचे ज़्यादा चला गया मुझे लग रहा। ठीक है, देखता हूँ 1 सेकेंड। हाँ, हल्का सा नीचे चला गया, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना। तो एपिडर्मिस और इंडोथीसियम, एपिडर्मिस और दूसरा हो जाएगा इंडोथीसियम। ठीक है, ये हो जाएगा इंडोथीसियम। ओके। अब इसी चैम्बरवा में बनेगा पॉलन ग्रेन, ऐसे ऐसे ये बन जाएगा पॉलन ग्रेन। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू ऐसे रहेगा बच्चों, ऐसे कनेक्टिव टिश्यू यहाँ से यहाँ तक जुड़ा है। तो ये चैम्बर में यहाँ पर बन जाएगा पॉलन ग्रेन। ये हो जाएगा परागकण, इसे हम लोग बोलेंगे पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये सब बन जाएगा पॉलन ग्रेन। अब ध्यान से सुनो, अब मैं एक बात ध्यान से फिर से समझना, फटाफट में ध्यान से बताता हूँ। लघु बीजांड जनन क्या है? ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? एंथर यानी परागकोश में क्या बनता है? इसमें बच्चों पॉलन ग्रेन अर्थात परागकण बनता है। ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? तो माइक्रोस्पोरेंजिया यानी लघु बीजांड धानी में होता है, जिसे पॉलन सैक भी कहते हैं। अब मैं चलो डिफिनीशन समझाता हूँ, पूरा पाँच नंबर में कैसे लिखना है उसको समझाता हूँ। देखो, आपको पहले तो ये इसकी डिफिनीशन लिखना है। कैसे लिखना है? आपको लिखना है लघु बीजांड जनन क्या है। तो कहना है कि यह प्रक्रिया परागकोश के लघु बीजांड धानियों के मात्र कोश का अर्धसूत्री विभाजन करके परागकण का निर्माण करती है, तो इसे लघु बीजांड जनन कहते हैं। अब फिर स्टार्ट कर देना, ये तो 1 नंबर का हो गया। फिर पैराग्राफ चेंज करना है, फिर से लिखना है कि जब परागकोश यहाँ पे बनाया था ना, यहाँ पे यस, जब परागकोश के अनुप्रस्थ काटते हैं तो अंडे की आकृति की संरचना दिखाई देती है, जिसमें ऊपरी परत को एपिडर्मिस, अंदर को हाइपोडर्मल सेल कहते हैं। फिर बताना है हाइपोडर्मल सेल की कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है, इसे प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। फिर प्रप्रसु कोशिका डिवीजन करके 2 सेल बनाती है, एक होती है प्राइमरी पैरिएटल सेल यानी प्राथमिक भित्ति कोशिका, और दूसरी होती है लघु बीजांड जनन कोशिका, जिसे हम लोग जो है बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनस सेल। अब फिर बताना है प्राइमरी पैरिएटल सेल या प्राथमिक भित्ति कोशिका बार बार डिवीजन करके 3 से 4 लेयर बना लेती है। ठीक है, 3 से 4 लेयर बनाई। ठीक है, 3 से 4 लेयर बनाई, जिसमें एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम होती है। फिर ये संरचना बना देना। ये अपरिपक्व परागकोश का चित्र है। ठीक, इमैच्योर एंथर का सेक्शन कटिंग है। ये डायग्राम पूछा जाता है तो इसको बना देना है ना। जो सिंपल है यार, चुन्नू मुन्नू एकदम इजी है, आ जाएगा। अपरिपक्व पराग। अब इसमें से 2 लेयर, मिडिल लेयर और टैपिटम। मिडिल लेयर ये वाली है और टैपिटम ये वाली। ये इसके अंदर जो है ना, ये सेल है, ये कोशिका, ये दोनों नष्ट होकर के इसको न्यूट्रिशन देती है ना। क्योंकि टैपिटम जो होती है इसकी आकार साइज थोड़ा सा भिन्न होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब बाई न्यूक्लिएटेड होता है, 2 इसमें केंद्रक बटे होते हैं। अब ये न्यूट्रिशन देती है दोनों लेयर, तब ये अंदर वाली सेल यानी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल अर्धसूत्री करके परागकण का निर्माण कर लेती है। बस इसी पूरे प्रोसेस को लघु बीजांड जनन कहते हैं। ये हो जाएगा परिपक्व परागकोश का चित्र, मैच्योर। तो मैच्योर पूछेगा तो ये बताना है, इमैच्योर पूछेगा तो ये बताना। अब इसमें देखो क्वेश्चन में फटाफट बता देता हूँ कि 1 नंबर 5 नंबर का कैसे पूछा जाएगा। 1 नंबर का इसमें देखो ये पूछ सकता है लघु बीजांड जनन, इसकी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डिफिनीशन पूछ सकता है, या तो 1 नंबर में टैपिटम का कार्य क्या है, ये किसको न्यूट्रिशन देता है, ये पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो 2 नंबर में कभी कभी इसका डायग्राम पूछ लेता है। ठीक है, या इसका पूछेगा या तो इसका पूछेगा, तो 2 नंबर में ये इसका डायग्राम आपको याद ही करना है।
ठीक है, बना लेना। दूसरा, डायग्राम को हमेशा कलर पेंसिल से बनाना, जैसे एपिडर्मिस को अलग कलर से करना, इंडोथीसियम को अलग से, मिडिल को अलग से, टैप्टम को अलग से, और इसके अंदर जो सेल है उसको अलग से करना, तो एकदम मतलब बेस्ट दिखेगा, बढ़िया दिखेगा। ठीक है। दूसरा, अगर 5 नंबर का पूछेगा तो जैसे मैं बनाते बनाते समझाया हूँ ना, पूरा उसी तरह आपको छाप देना है। ठीक है, राइट ना? क्यों बच्चों, लाइट नहीं गई? लाइट नहीं गई बच्चों, ऐसा कुछ नहीं, ये यहाँ से मुझे लगता है गड़बड़ हो जाती है ना? ठीक है, ये चीज़ें यहाँ तक समझ लेंगे, एकदम बेस्ट है। यस सर। चलिए, तो अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर आते हैं, इसका पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन पर। ठीक, अब मैं इसको रफ करता हूँ, कहाँ गया पॉलन ग्रेन। देखो बच्चों, जहाँ पे जो क्वेश्चन आता ना उसको एकदम से स्क्रीनशॉट ले लिया करो और कॉपी में एकदम नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, एकदम नोट डाउन करना है तो करना है तो करना है, बस इतनी सी बात आपको याद करना है। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक है परागकण। परागकण इसे हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन। फटाफट देख लो पॉलन ग्रेन क्या है। परागकण को हम लोग परागकण को हम लोग इसको बोलते हैं मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट भी बोलते हैं बच्चों। इसको हम लोग जो है माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर मतलब लघु बीजाणु इसका नाम है, यानी इसका नाम है, चाहे मेल गैमीटोफाइट बोलो चाहे माइक्रोस्पोर बोलो। ठीक है, अगला नंबर इसकी संरचना देखो। इसका स्ट्रक्चर देखना। संरचना में देखो बच्चों क्या होता है, इसकी संरचना, रंग, रूप, ढंग जो है, आकार, हर एक पौधे के परागकण में अलग अलग होता है। अधिकांश ये गोली होते हैं, गोल राउंड शेप में होते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो, एक गोला और इसके ऊपर ऐसे कुछ एक गोला होता है। ठीक है, ऐसे बना दिए, राइट, ऐसे होता है। ऊपर वाली इसकी 2 लेयर होती है। ऊपर वाली लेयर को एक्साइन बोलते हैं, एक्साइन। ठीक है, इसे बोलते हैं बाह्य चोल। क्या बोलते हैं? बाह्य चोल हिंदी में। ठीक है, जो बाह्य चोल होता है ना बच्चों, बाह्य चोल के ऊपर ऐसे पतली सी एक पदार्थ का लेयर ऐसे लगा होता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन एक पदार्थ होता है। ये जो सब्सटेंस है या पदार्थ है बच्चों, सब्सटेंस या पदार्थ, इसकी मतलब जो है रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है ये पदार्थ? ताप से, टेम्परेचर से, अम्ल यानी एसिड से, और बेस मतलब क्षार से। एसिड, बेस, टेम्परेचर से इसकी सुरक्षा करती है। सुरक्षा, प्रोटेक्शन का काम है। अच्छा, यहाँ पे देखो मैं एक जगह छोड़ा, यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होती, तो इस भाग को बोलते हैं जर्मपोर, या इसे बोलते हैं जनन छिद्र। ठीक है, जनन छिद्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंदी में। अब देखो, जो अंदर की लेयर है इसे बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, इसे कहते हैं अंतःचोल हिंदी में। ठीक है, ये किसका बना है? सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। किसका बच्चों? सेलुलोज और पेक्टिन प्लस पेक्टिन का बना होता है। ठीक है, चलो अब इसके अंदर, इन दोनों लेयर के अंदर 2 सेल होती है। एक बड़ी सी कोशिका होती है, एक छोटी सी कोशिका होती है। 2 कोशिका होती है। बड़ी सी कोशिका को कहते हैं वेजिटेटिव सेल, या हिंदी में इसको बोलते हैं कायिक कोशिका। और छोटी वाली सेल को, ये सेल को हम लोग एक नाम देते हैं, इस छोटी वाली सेल को हम लोग नाम देते हैं बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं
जेनरेटिव सेल, ठीक है, जेनरेटिव सेल, इसे हम लोग कहते हैं इसे कहते हैं जनन कोशिका, जनन हिंदी में कोशिका। कोई डाउट्स? नो। अब यहाँ पे नोट डाउन करना, जर्मपोर जहाँ से जनन छिद्र होता है वहीं से ये जो कायिक कोशिका है पालन ट्यूब बनाती है। पालन ट्यूब का मतलब होता है पराग नली, ठीक है, पराग नली बनाती है ये वाली। अब देखो यहाँ से जहाँ पे ये नहीं होती तो जब ये जर्म होता है तो कुछ ऐसे बनते हैं, ध्यान से सुनना, ये बनेगा कुछ ऐसे बच्चों, ठीक ऐसे। तो पालन ट्यूब ऐसे ऐसे ये यहाँ से निकल के पालन ट्यूब बना लेगी ऐसे जर्मपोर से। इसमें देखो जो कायिक कोशिका होती है वो पालन ट्यूब बना लेती है। कायिक कोशिका बनाती है ये पालन ट्यूब बनाती है। ये पालन ट्यूब को बोलते हैं पराग नली बना लेती है। अब जो जेनरेटिव सेल है बच्चों, ये दो नर युग्मक बनाती है, दो नर युग्मक यानी मेल गैमेट बनाती है, मेल गैमेट, ठीक है, याद रखना, मेल गैमेट बनाती है। तो ये ऐसा चलता है। अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में, कुछ बारे में, इसके नोट पॉइंट पे चलेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जो परागकण है ना, परागकण जो है ये कैसे होता है, इसका जीवन काल जो है अलग अलग है। जीवन काल मतलब जैसे ही ये पराग कोश से निकलते हैं तो ये कितने दिन तक जीवित रहते हैं, यानी जीवन क्षमता बोलो, है ना, काल ना बोलो, जीवन क्षमता। अब देखो अलग अलग है, गेहूं और धान, पैडी, धान में इसका जीवन क्षमता 30 मिनट तक होती है, मतलब परागकण से निकलने के बाद 30 मिनट तक जिंदा रहेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों, दाल वाले जो पौधे होते हैं यानी लेग्यूमिनस, और जैसे सोलेनेसी मतलब ये होता है जैसे आलू, है ना, और टमाटर और बैगन, ऐसे पौधों में कम से कम 1 माह तक जीवित रहते हैं, इनकी जनन क्षमता 1 माह तक होती है, ठीक है, ओके। चलो दूसरा पॉइंट, अब इसका ये जीवन काल हुआ, अगर इसको भंडारित किया जाता है, स्टोर करना, अगर इसको हम कई सालों तक रखें, कई दिनों तक रखें, कई महीनों तक, तो -196 डिग्री पर नाइट्रोजन द्रव की उपस्थिति में इसे हम रख सकते हैं, ठीक है, बहुत दिनों तक भंडारित करते हैं, नहीं भंडारित करते हैं या इसे संरक्षित करते हैं। अगला नंबर फिर देखो, ये अच्छा भी है और ख़राब भी है। ये अच्छा मतलब देखो यहाँ पे देखना, ये हानिकारक भी होता है, हानिकारक भी है। हानिकारक में बच्चों जैसे पार्थेनियम जिसे हम लोग गाजर घास बोलते हैं, क्या, गाजर घास, एक घास होती है गेहूं के साथ आई है विदेशों से, जिसे गाजर घास करते हैं, पार्थेनियम। अगर इसका पुष्प हमारे नाक तक चला जाए, नहीं इसका परागकण हमारे नाक में चला जाए तो दमा कर सकता है, दमा रोग कर सकता है, या इसे हम लोग दमा या अस्थमा या श्वासनी विकार, मतलब सांस लेने में दिक्कत, है ना, श्वासनी विकार हो सकता है, दमा बना सकता है, इतना याद रखिएगा। सेकेंड नंबर देखो बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अच्छा याद रखिएगा, पार्थेनियम जिसे गाजर घास कहते हैं, विदेशों से ये गेहूं के साथ आई है और इससे दमा रोग या श्वासनी विकार होता है। इस समय देखो भूसा उसा का टाइम है, तो भूसा यानी गेहूं के भूसा गेहूं के साथ होता है। अगर गेहूं के मेढ़ के पास
जो डाढ़ होता है ना उसके पास जाओगे तो छोटी छोटी घासें होती है लंबी लंबी, वो गाजर की पत्ती की उसकी पत्ती जैसे होती है और सफ़ेद पुष्प होते हैं। ठीक है, अगला अब इसमें देखो कुछ लाभदायक भी है। अगर कुछ परागकण की बात करोगे तो लाभदायक है। तो इसमें देखो लाभदायक में हम कहेंगे कि इसका टेबलेट बनाया जाता है बच्चों। टेबलेट यानी ऊर्जा के लिए टेबलेट या तो सिरप बनाया जाता है। टेबलेट और सिरप यानी ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए इसमें टेबलेट और सिरप भी बनाया जाता है। तो अच्छा भी है, हानिकारक भी है, तो ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, ओके। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका संरचना बना करके पूरा एक्सप्लेन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये भी क्वेश्चन कभी पूछा है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसका जीवन काल भी पूछा है। इसकी संरचना से तो क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि कायिक कोशिका का क्या काम होता है, जनन कोशिका का क्या काम होता है। स्ट्रक्चर इसका एकदम मस्ट है। तो चलिए आज की क्लास यही पिन करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। बट अगर जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो आप लाइक कर देंगे। कंटिन्यू क्लास चलेगी 1 बाय 1 करके। अगर कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे तुरंत कमेंट करके, कमेंट बॉक्स बना इसीलिए होता है, उसमें आप मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपका जवाब नेक्स्ट क्लास में दे दूँगा। ठीक है, बाय बाय।